गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं अब उसको आगे प्रोसीड करते हैं। और आपको मैंने कंसेप्ट दिया था कि हमने इनको कैटेगराइज किया। द फर्स्ट वन ग्रुप ए एंड द सेकंड वन ग्रुप बी। ग्रुप ए के अंदर परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपको बता दिया, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम आपको बताया। आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट मोलैरिटी। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, विच वन इज नॉर्मैलिटी। लेट अस मूव। अगला टर्म आया ग्रुप ए के अंदर, विच वन इज द फोर्थ वन, नॉर्मैलिटी। आपको ध्यान होना चाहिए, ग्रुप ए में मैंने क्या बोला था कि ये अपने आप में वॉल्यूम रिलेटेड और टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ध्यान रखेंगे, वॉल्यूम भी रिलेटेड है और टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कंसेप्ट आया कि नॉर्मैलिटी क्या है। तो सबसे पहले भाई जो नॉर्मैलिटी है उस नॉर्मैलिटी को अगर हम डिनोट करते हैं तो कैपिटल एन के द्वारा इसे डिनोट किया जाता है। पहला कंसेप्ट तो ये है। और नॉर्मैलिटी क्या होती है, इसे लिखेंगे इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute is dissolved in per liter volume of solution। ध्यान देंगे बेटा, क्या बोला गया कि नॉर्मैलिटी क्या है। नॉर्मैलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर आप इसे फॉर्मुलेट करना चाहें तो मैं यहां पे लिखूंगा कि नॉर्मैलिटी इक्वल टू बनेगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और यहां नीचे लिखेंगे डिवाइडेड बाय लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वो किस में ले रहे हैं, लीटर में ले रहे हैं। बहुत क्लियर है बेटा। यहां जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैंने लिखा, इसको सिंपली हम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट, या और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी आप इससे बोल सकते हैं। दैट्स व्हाई नॉर्मैलिटी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, और बाई क्या बनेगा, वॉल्यूम बनेगा। वॉल्यूम को लीटर में ही हम लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। यहां अगला टर्म आया हमारे पास कि भाई अगर आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, या जिसे सिंपली आपने क्या बोल दिया, दिस वन इक्विवेलेंट, अगर आप इसे फाइंड आउट करते हैं तो ये बराबर होता है दिस वन इज गिवन मास बाई बनता है इक्विवेलेंट वेट। व्हाट द कंसेप्ट। या मैं अगर इसे लिख दूं कि दिस वन इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो गिवन मास को हमने W लिख दिया और इक्विवेलेंट वेट को हमने E से डिनोट कर दिया। ठीक है बेटा, ध्यान देंगे। अब अगर हमारे पास यहाँ पे इक्विवेलेंट या और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना बन गया, W/E बन गया, तो जो नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला है उस नॉर्मैलिटी के फॉर्मूले को हम ऐसा लिख सकते हैं कि N बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिख दिया आपने, W बाई लिख दिया आपने E लिख दिया, इक्विवेलेंट वेट हो गया ये, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, इनटू करके लिख देंगे वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम को किस में ले रहे हैं आप, लीटर में ले रहे हैं। ठीक है बेटा, ये ऐसे करके आपने डिनोट कर दिया। या अगर आप इसको ml में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, W बाई, यहाँ हमारे पास क्या आ गया, E आ गया, इक्विवेलेंट वेट आ गया। वॉल्यूम को आप चाहो ml में ले लो या क्यूबिक सेंटीमीटर में आप ले रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या कर देंगे, फॉर्मूले को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, ये ऐसे करके आपने नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला आपने निकाल दिया। इसे चाहो तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, क्योंकि ये दोनों के दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां एक कंसेप्ट और है हमारे पास
कि जो अभी हमने इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखा, W/E लिख दिया, इक्विवेलेंट वेट लिखा, इसे थोड़ा चेंज करते हैं, क्योंकि जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू हम जनरली लिखते हैं दिस वन मोलर मास, एटॉमिक मास भी लिखते हैं अगर एलिमेंट है, अगर मॉलिक्यूल है तो मोलर मास आपने लिख दिया। और यहाँ हमने मोलर मास, अगर जनरली आप मोलर मास लिख रहे हैं तो यहाँ नीचे लिखा जाता है दिस वन इज कॉल्ड एन फैक्टर। क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या बनेगा, मोलर मास या एटॉमिक मास, चलो एटॉमिक भी लिख देते हैं, फॉर्मूला मास आता है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, वो बाद में डिस्कशन का मैटर बनेगा। बाई क्या लिख दिया, एन फैक्टर लिख दिया। दैट्स वाई अगर हम मोलर मास या एटॉमिक मास को अगर मैं यहाँ पे m से डिनोट कर रहा हूँ और यहाँ नीचे मैं क्या लिख देता हूँ, n फैक्टर लिखता हूँ, तो हमारे पास इक्विवेलेंट बराबर क्या बनेगा, जो ये इक्विवेलेंट है, यह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, ये बराबर बनेगा, ये W बन गया, और W के नीचे क्या लिख देंगे, E की वैल्यू कितनी लिख दी हमने, m/, नीचे क्या लिख देंगे, n फैक्टर, ये बराबर चेंज होगा और यहाँ लिख देंगे W/m हो गया, और इनटू करके लिख देंगे n फैक्टर, जो कि सभी बच्चों को पता है कि W/m गिवन मास बाय मोलर मास जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स होता है। दैट्स वाई जो इक्विवेलेंट बना, ये इक्विवेलेंट बराबर क्या बना, दिस वन n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, इनटू बनेगा n फैक्टर, और क्या बना, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आया उसे हमने क्या नाम दिया, इक्विवेलेंट इसे बोल दिया। दैट्स वाई अब हमारे पास अगर आप नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहां से नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला और चेंज आप लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला तो आपने ये लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, एक सेकंड हो गया। नाउ अगर आप इक्वेशन नंबर 3 भी इसका बनाना चाहते हैं तो यहां आपने क्या लिखा, नॉर्मेलिटी, और यहाँ लिखा इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट को आपने क्या लिख दिया, दिस वन n का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर हो गया। ये तो आपने किसके लिख दिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए, और नीचे क्या लिख देंगे, दिस वन वॉल्यूम किस में लिया आपने, लीटर में ले लिया। ये भी हमारा फॉर्मूला बन गया। व्हाट द कंसेप्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगर मान लो यहाँ पे ml में गिवन है तो फिर क्या होगा, n लिख दिया आपने, इनटू n फैक्टर हो गया, वॉल्यूम आपका ml या क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा, और उस कंडीशन में क्या कर देंगे, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और द कंसेप्ट, ये भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हमने बना दिया। याद होना चाहिए कैसे करके आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। यहाँ एक कंसेप्ट और आएगा, अगर मान लो अगर आप इसकी यूनिट अगर आप लिखना चाहते हैं तो यूनिट में क्या लिखेंगे, यहाँ बनेगा आपका दिस वन इक्विवेलेंट, ठीक है। नंबर ऑफ क्या लिख दिया हमने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को सिंपली इक्विवेलेंट बोल दिया, और नीचे क्या लिखा था आपने, लीटर, मतलब लीटर क्या लिख दिया, इनवर्स लिख दिया। तो ये हमारे पास ये यूनिट बन गई। या यहाँ मैं थोड़ा और ज़्यादा चेंज कर सकता हूँ कि 1n जो नॉर्मेलिटी है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट हो गया और लीटर इनवर्स हो गया। या अगर मान लो ये तो इसकी यूनिट हमने ऐसे लिख दी, अगर आप क्या करते हैं यहाँ से इक्विवेलेंट को निकालते हैं, ठीक है बेटा, तो इक्विवेलेंट को कैसे लिख दिया आपने, n इंटू NF पे आपने ऐसे लिख दिया, या आप इसे क्या कहते हैं और फॉर्मुलेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट जो बना बेटा, वो कैसे करके नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करते हैं, इस पे बेस्ड क्या क्या फॉर्मूलाज आपके बनते हैं, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे डिराइव करके आपको दे दिए हैं। यहाँ अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारा बनता है कि कैसे करके भाई इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट करना मैं आपको सिखाता हूँ 1 by 1, चाहे वो एलिमेंट का केस हो, चाहे वो किसी सॉल्ट का केस हो, किसी आयन का केस हो, एसिड का केस हो, या बेस का केस हो, या एसिडिक सॉल्ट का केस हो, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, या रिड्यूसिंग एजेंट हो। नंबर ऑफ बहुत सारे वेराइटीज हमारे पास बनती हैं, और उन सभी के लिए हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट निकालना जिस बच्चे को आ गया, तो आफ्टर दैट अगर आपने इक्विवेलेंट वेट निकाल दिया तो हम जो हमारा फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी वाला, उसमें अप्लाई करके और नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट। यस बेटा, अब चलते हैं कैसे करके इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट करते हैं। नाउ
यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट निकालना आपने। और इक्विवेलेंट वेट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, एलिमेंट को लेते हैं। क्या किया हमने, द फर्स्ट वन, पहला पार्ट हम करते हैं एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट का अगर आपने इक्विवेलेंट वेट निकालना है, क्या करें, इक्विवेलेंट वेट, इसको ए से डिनोट करता हूं मैं, और यहाँ लिख दिया मैंने दिस वन एलिमेंट। तो ये बराबर बनेगा बेटा, एलिमेंट का आएगा एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास के बाद नीचे आएगा वैलेंसी। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि अगर आपको एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो एटॉमिक मास भाई क्या करेंगे, वैलेंसी करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास सोडियम है, एलिमेंट में लिख रहा हूँ यहाँ पे सोडियम। सोडियम का अगर आपने इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 23 हो गया, बाई 1 किया, जो बराबर कितना आ गया, 23। या अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं, लाइक वी हैव कैल्शियम, तो कैल्शियम कितना हो गया, इट जस्ट इक्वल टू 40 बाई कितना करेंगे, वैलेंसी इसकी 2 आएगी, याद रखेंगे वैलेंसी कितनी बनी, 2 बनी, दैट्स वाई ये कितना आ गया, 20 आ गया। यहाँ हमारे पास, यहाँ मैं थोड़ा आपको ये लिखवा देता हूँ कि जैसे मान लो हमारे पास एलिमेंट आते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट, इसमें आता है हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के बाद लिथियम हो गया, लिथियम के बाद सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया और फ्रेंशियम हो गया। ये ग्रुप 1 वाले हैं, इनकी वैलेंसी 1 की है। अगर यहाँ पे मैं ग्रुप 2 लिख दूँ, इसमें आपका बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया, रेडियम हो गया, इनकी वैलेंसी जो है बेटा वो 2 की है। तो ध्यान देंगे कि यहाँ जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ उसमें मैंने एक तो सोडियम को लिखा जिसकी वैलेंसी 1 थी, दूसरा मैंने कैल्शियम लिख दिया जिसकी वैलेंसी कितनी की है, 2 की है। या इधर से ध्यान देंगे, जैसे मान लो हमारे पास अगर एल्यूमिनियम आता है तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितने की है, 3 की है। या अगर मान लो और भी हमारे पास आते हैं, जैसे मान लो ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टैलोरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ये जितने भी आएंगे इनकी वैलेंसी भी कितने की है, 2 की वैलेंसी है। या इधर से अगर आप नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मत हो गया, अगर इनकी वैलेंसी देखें तो इनकी वैलेंसी 3 की है, ठीक है बेटा। या इधर से आप फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, अगर इनको आप देख रहे हैं तो इनकी वैलेंसी 1 की है। तो हमें ये वैलेंसीज के बारे में भी ध्यान होना चाहिए, छोटी क्लासेस के अंदर हम पढ़ते हैं। तो यहाँ इसके बाद आया हमारे पास दिस वन कैल्शियम, कैल्शियम की वैलेंसी 2 की बनी, एटॉमिक मास कितना था, 40 था, बाई 2 कर दिया, 20 आ गया इक्विवेलेंट वेट। अगर आप यहाँ पे एल्यूमिनियम को लेते हैं तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 27, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी मैंने आपको बताया कितनी होगी, 3 होगी, दैट्स वाई कितना आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट, इट जस्ट इक्वल टू 9। समझ पा रहे हैं आप। तो ये तो हमारे पास किसी भी एलिमेंट का अगर आपने इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसका एटॉमिक मास को किससे डिवाइड कर दो, उसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दो, तो उस एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। या सेकंड वन, अगर मान लो आप सेकंड पार्ट आप लिखना चाहते हैं इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट के बाद, अगर आप आयन की बात करते हैं, आयंस के अंदर अगर आपने क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो इक्विवेलेंट वेट किसका निकाल रहे हैं, आयन का निकाल रहे हैं। तो बराबर क्या बनेगा, यहाँ लिखेंगे हम दिस वन, फॉर्मूला मास लिख देंगे, ठीक है, जो आयन है उसका जो फॉर्मूला मास है, और नीचे लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ चार्ज, चार्ज कितना है उसके ऊपर, ठीक है। ध्यान देंगे चार्ज जो उसके ऊपर कैरी कर रहा है उस चार्ज की मैं बात कर रहा हूं। तो ध्यान देंगे हमारे पास आया इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया कि हमारे पास Na+ आयन है, और Na+ आयन का आपने क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास निकालना है या इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो बराबर क्या करेंगे बेटा, इसका जो फॉर्मूला मास है, कितना फॉर्मूला मास है, 23, और इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, +1 का चार्ज है, दैट्स वाई कितना लिख दिया आपने, इट जस्ट इक्वल टू 23। अगर आप निकालते हैं इक्विवेलेंट, यहीं से आप बना देंगे कैल्शियम +2 आयन, दैट्स वाई क्या बनेगा आपका, 40 बनेगा, 40 बाई क्या बनेगा, 2 बनेगा, बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। या इक्विवेलेंट वेट अगर आप निकालना चाहते हैं, किसका निकालना है बेटा, Al+3 आयन, एल्यूमिनियम +3 आयन, क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला मास मतलब कितना आ गया, 27 बाई कितना कर दिया, 3 कर दिया, कितना आ गया, 9 आ गया। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्विवेलेंट वेट निकालो भाई,
किसका निकाल दो, सल्फेट आयन का निकालो। तो ध्यान देंगे सल्फर जो है वो कितने की है, 32 सल्फर हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 16 हो गया। कितने हैं, 4 हैं, तो 64 बन गया। कितना हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 6 3 9 96 बन गया। मतलब क्या करेंगे, यहाँ 96 करेंगे, कितना चार्ज है, 2 का चार्ज है। यहाँ हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये पॉजिटिव का चार्ज है या नेगेटिव का चार्ज है। हमें तो टोटल जो चार्ज था उस चार्ज को लिखना, कितना उस आयन के ऊपर चार्ज आया। दैट्स वाई आपने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया, तो 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है, और 2 8 जा, ठीक है, ये आपका 16 बन गया। इसके बाद आया, अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, मान लो हमारे पास फॉस्फेट आयन है, लाइक दिस वन। फॉस्फोरस जो है हमारे पास ये बनता है आपका 31, और ऑक्सीजन कितने 16 है, 64 ये बन जाएगा। ये 96 बन रहा था, तो ये कितना बन जाएगा आपका 95। दैट्स वाई क्या किया बेटा, 95 बाई कितना करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 3 3 जा, है ना, 3 3 9 हो गया, ठीक है, आपका 1 हो गया, और बचा आपका 2, है ना, तो ये बनेगा आपका 6 7 के लगभग ये बन गया हमारे पास। ये आया हमारे पास इक्विवेलेंट वेट। फॉर द कंसेप्ट कैसे करके आप किसी आयन का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करते हैं, सभी बच्चों को ये ध्यान होना चाहिए। इसके बाद तीसरा कंसेप्ट हम चलते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट का यूज करते हैं। अगर मैं किसी सॉल्ट की बात कर रहा हूँ, उस सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे करके निकाला जाए, ठीक है बेटा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट निकालने के लिए उसका फॉर्मूला मास होता है, और डिवाइडेड बाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। दैट्स वाई सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट अगर आपने निकाला तो यहाँ लिखेंगे ई ऑफ सॉल्ट बराबर बनेगा फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बनेगा टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। आप कोई भी काउंट कर सकते हैं, आप पॉजिटिव चार्ज को ले लो या नेगेटिव चार्ज को ले लो। तो क्या बनेगा हमारे पास दिस वन, और क्योंकि हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं तो सॉल्ट को हम उसका फॉर्मूला मानते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला मास लिखेंगे उसका, ठीक है बेटा। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ सॉल्ट लिख दिया दिस वन NaCl। अगर आपको बोला जाए कि भाई NaCl का क्या निकालो, इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला मास लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला मास। तो सोडियम कितना हो गया, 23 हो गया। क्लोरीन कितने की होगी, 35.5 हो गया, ठीक है बेटा। तो ये कितना बन गया, 8 बन गया, और ये कितना हो गया, 5 बन गया। दैट्स वाई ये कितना बना, 58.5। और टोटल नंबर ऑफ, अगर मान लो बेटा ध्यान से सुनो, हाँ, ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड को जब आप डिवाइड करते हैं, इसका एक सोल्यूशन बनाते हैं, जब ये टूटता है बेटा तो एक देता है ये Na+ आयन, दूसरा देता Cl नेगेटिव आयन। ये भी ध्यान रखेंगे जो सोडियम है वो सोडियम एटॉमिक नंबर उसका 11 है, इसे 2 8 और 1 लिखा जाता है। ये क्या करता है, Na+ आयन बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, 2 और 8 में चला गया। इसका मतलब जो सोडियम है, इसे सोडियम के ऊपर कितने का चार्ज आएगा, +1 का चार्ज आएगा। और सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज, और क्लोरीन को आप कितना लिखते हैं, 17 लिखते हैं, मतलब 2 8 और 7 लिखते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करती है और Cl नेगेटिव आयन बनाती है। ये आपने 9th 10th में हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था। मतलब जो सोडियम है और जो क्लोरीन है, इसके ऊपर कितने का चार्ज, 1 का, इसके ऊपर कितने का, 1 का, प्लस का और माइनस का। इसलिए यहाँ से जो फॉर्मूला बना NaCl बना, ठीक है बेटा। तो मतलब कितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा, 1, कितना नेगेटिव आ रहा, 1। दोनों में से किसी एक और लिखा गया है, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल क्या लिख दो, नेगेटिव चार्ज। तो मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज लिख दिया या नेगेटिव लिख दिया, बराबर 1, जो बराबर कितना आया बेटा, दिस वन 58.5 बन गया। ये आया हमारे पास कि जैसे मान लो सॉल्ट लिया हमने NaCl। अगर मान लो मैं सॉल्ट लेता हूँ, लाइक वी हैव मैग्नीशियम क्लोराइड को मैं लेता हूँ, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का क्या बनेगा, फॉर्मूला मास। अब मैं आपको ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मैग्नीशियम है बेटा, वो मैग्नीशियम कितने की होती है, 24 की। भाई क्या बनेगा, मैग्नीशियम अगर टूटेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड अगर टूटेगा तो यहाँ से क्या बनाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ से अगर MgCl2 अगर टूट गया तो यहाँ से एक बनेगा Mg+2 आयन बनेगा, 2 Cl नेगेटिव आयन।
मतलब कितना पॉजिटिव चार्ज 2, कितना नेगेटिव चार्ज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव भी 2 पॉजिटिव भी 2, दैट्स वाई इन दोनों में से किसी एक को ले लो। बाई क्या कर देंगे बेटा, यहाँ 2 कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे आप। या अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं AlCl3 का इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला मास लिख देंगे बाई, अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो ध्यान रखना जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है अगर ये टूटेगा तो किस में जाएगा बेटा, दिस वन Al+3 आयन में जाएगा, प्लस करके 3Cl नेगेटिव आयन, दैट्स वाई यहाँ जो चार्ज आया ये 3 का आ गया और 3 से मल्टीप्लाई किया ये भी 3 आ गया, इसलिए हमने कितने से डिवाइड कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया। मान लो अगर आप क्या करते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं, किसका निकालना चाहते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट का निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे बेटा, इसका फॉर्मूला मास लिखेंगे। इसका फॉर्मूला मास पोटाशियम याद रखेंगे, पोटाशियम बराबर 39 होता है, नाइट्रोजन आपका 14 होता है, फॉर्मूला मास आप खुद कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। डिवाइड बाई क्या करेंगे, KNO3 है, पोटाशियम नाइट्रेट है, टूटेगा K+ आयन एक बनेगा, दूसरा बना देगा नाइट्रेट आयन, मतलब कितने का चार्ज आ गया, दिस वन, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितना ले रहे हैं हम, और करके ये बना दिया आपने, ठीक है बेटा। या मान लो यहाँ मैं क्या करता हूँ, लाइक दिस वन, मेरे पास एक डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट क्या है हमारे पास, लाइक दिस वन, K2SO4 हो गया, Al2SO4 होल थ्राइस हो गया, एंड 24H2O, ठीक है बेटा। इसका नाम है दिस वन, इसे बोलते हैं फिटकरी या पोटाश एलम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिस वन पोटाश एलम, या इसे दूसरा नाम क्या देते हैं बेटा, इसे बोला गया फिटकरी के नाम से भी ये जाना जाता है। अगर ये हमारे पास है तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला मास, क्या लिया हमने, फॉर्मूला मास, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, कितना पॉजिटिव चार्ज है या कितना नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को काउंट करेंगे। देखो आप कैसे करके ये टूट रहा है, इसके आयंस कितने कितने बन रहे हैं वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ कि जैसे मान लो हमारे पास आया K2SO4, ये डबल सॉल्ट है बेटा याद रखेंगे, K2SO4 हो गया, डबल सॉल्ट दो सॉल्ट से मिलके बना हुआ ये Al2SO4 होल थ्राइस, एक पोटाशियम सल्फेट है दूसरा एल्यूमिनियम सल्फेट है, डॉट 24H2, जब ये टूटेगा एक्वा सोल्यूशन में तो एक बनाएगा, यहाँ से बनेगा 2K+ आयन, दूसरा बनेगा सल्फेट आयन, ठीक है बेटा, तीसरा बनेगा 2Al+3 आयन, चौथा बनेगा 3SO4 2 नेगेटिव आयन। व्हाट द कंसेप्ट, पानी तो हाई वाटर में डाला तो वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, तो वाटर के तो ऐसे आयन नहीं बनते हैं, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 यहाँ बन गया और 2 3 या 6 यहाँ बन गया, 6 का पॉजिटिव यहाँ से बना और 2 का पॉजिटिव यहाँ से बना, कितना बना बेटा, ये पॉजिटिव यहाँ से बन गया, ये पॉजिटिव यहाँ से बन गया, टोटल कितना हो गया, 8 का पॉजिटिव चार्ज आ गया, कितना पॉजिटिव आया, 8 पॉजिटिव। अगर नेगेटिव की बात करें तो सल्फेट आयन के ऊपर कितने का चार्ज है, -2, यहाँ कितना बना, 3 दूनी 6, माइनस का कितना बन गया, 6 बन गया, मतलब ये दोनों ऐड कर दिया आपने, मतलब कितने हो रहे हैं टोटल, -8 बन गया, तो माइनस का 8 आपका नेगेटिव का वाला बन रहा है और प्लस का 8 आपका पॉजिटिव वाला बन रहा है, मतलब इक्वल में चार्ज बन रहे हैं। ध्यान देंगे जब भी आप कोई सॉल्ट दिखा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, सॉल्ट अपने आप में न्यूट्रल है, न्यूट्रल किस कंडीशन में होगा, इक्वल नंबर में पॉजिटिव और इक्वल नंबर में क्या होता है, नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई उतना ही आप पॉजिटिव दिखा रहे हैं उतने नेगेटिव दिखा रहे हैं। इसलिए अगर आप इसका जो हमारे पास फिटकरी है या पोटाश एलम जिसे नाम दिया बेटा, अगर आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं तो इसका जो फॉर्मूला मास होगा उसको कितने से डिवाइड कर देंगे, बाई 8 कर देंगे। ध्यान देंगे पोटाशियम 39 हो गया, सल्फर 32 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया, एल्यूमिनियम 27 हो गया, बाकी वाटर की अगर बात करें तो 24 इंटू क्या कर देंगे आप, 18 कर देंगे, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है उसका मोलर मास कितना बनता है, 18 बनता है। तो ये बेटा हमने कैसे करके यहाँ पे जो सॉल्ट है उस सॉल्ट का क्या निकाला, इक्विवेलेंट वेट निकाला। इक्विवेलेंट वेट निकालना सभी बच्चों को आना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले टर्म के ऊपर, अब बेटा चलते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ 4th नंबर बनेगा नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। एसिड की बात करते हैं तो भाई एसिड का अगर आपने इक्विवेलेंट वेट निकाला, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इक्वल टू बनेगा, यहाँ लिख देंगे आप मोलर मास डिवाइडेड बाई एसिड है,
तो यहाँ लिखते हैं बेटा दिस वन इज कॉल्ड बेसिसिटी। क्या लिखा जाता है? द टर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि अगर आप एसिड की बात करते हैं तो यहाँ लिखते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। वैसे एन फैक्टर ही है। बेसिसिटी का मतलब हो गया द नंबर ऑफ H plus ions which are formed by an acid when we dissolve them into the aqueous solution। ध्यान से सुनिए बेटा, जब आप किसी एसिड को उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद वो कितने नंबर में H प्लस आयन को देता है। व्हाट आर द नंबर ऑफ H प्लस आयंस आर फॉर्म्ड बाय एन एसिड। एक एसिड से कितने H प्लस आयन बनेंगे, जितने H प्लस आयन बनेंगे वो उसकी बेसिसिटी होगी। ठीक है बेटा, तो चलते हैं, लेट अस मूव। जैसे मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास आया, मान लो मैं क्या करता हूँ HCl को लेता हूँ। याद रखेंगे कि जो HCl है वो HCl अगर टूटेगा तो HCl क्या करेगा, एक H प्लस आयन देगा और दूसरा देगा Cl नेगेटिव आयन। कहाँ पे देगा? एक्वस सॉल्यूशन में। इसलिए इसके लिए जो बेसिसिटी बनी, ये बेसिसिटी बराबर कितना बना? 1 बना। इसलिए हमने क्या किया, HCl का मोलर मास, HCl मतलब Cl कितने की होगी 35.5 और हाइड्रोजन कितना हो गया 1, इसलिए कितना बना 36.5 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा 1 बनेगा, जो बराबर कितना आ गया 36.5 आ गया। समझ रहे बेटा? ये जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्विवेलेंट वेट लिखते हैं और HNO3 को लिखते हैं, तो HNO3 के अंदर क्या करेंगे, इसका जो मोलर मास बनेगा, हाइड्रोजन कितना बन गया, ये 14 हो गया आपका, नाइट्रोजन ये 48 हो गया, ठीक है, और ये 1 बन गया, 8 4 12 और 1 13 हो गया, 4 और 1 5 और 1 6, मतलब कितना हो गया 63। क्या किया 63 डिवाइडेड बाय क्या कर दिया 1 कर दिया, बराबर कितना हो गया 63। क्योंकि HNO3 है, एक एसिड है, इसे बोला जाता है अरेनियस एसिड। ये कौन से एसिड है बेटा? अरेनियस एसिड वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन को देते हैं। तो एक H प्लस आयन बनाया और दूसरा क्या दे दिया बेटा, इसने नाइट्रेट आयन दे दिया, NO3 नेगेटिव आयन। ठीक है, यहाँ बेटा 2-3 चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। एक NO3 नेगेटिव आयन है, एक NO2 नेगेटिव आयन है और एक N3 नेगेटिव आयन है। इनके नाम लिखने में बच्चे कंफ्यूज करते हैं। दिस वन इज नाइट्रेट आयन और ये जो बनेगा उसे बोला जाता है दिस वन इज नाइट्राइट आयन, और ये जो बना उसे लिखा जाता है नाइट्राइड आयन। तो ये आयन भी आप लोग याद रखेंगे, या इसी कैटेगरी में एक आयन और भी आता है, जैसे मान लो मैंने लिखा SO4 2 नेगेटिव आयन या SO3 2 नेगेटिव आयन हो गया या S2 नेगेटिव आयन हो गया। इनके नाम लिखने में भी बच्चे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। द फर्स्ट वन उसे बोल दिया सल्फेट आयन, द सेकंड वन उसे बोल दिया सल्फाइट आयन, द थर्ड वन उसे बोला दिस वन इज सल्फाइड आयन। तो ध्यान देंगे, आपको इन आयंस के नाम भी आपको पता होने चाहिए, जिससे आपको कंपाउंड का नाम लिखते हुए इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी या जो स्कूलिंग है उसमें भी क्या कहते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर जरूर पूछा जाता है। तो कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे वो सभी बच्चों को आना चाहिए। अब अगर मैं इक्विवेलेंट वेट की अगर बात करूं और यहाँ पे क्या ले लूं, H2SO4 को ले लूँ। ठीक है बेटा, तो H2SO4 को अगर लेंगे तो याद रखेंगे H2SO4 का जो मोलर मास बनता है वो 98 बनता है। और अगर मान लो यहाँ से H2SO4 अगर टूट गया तो H2SO4 टूट करके क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा दिस वन, यहाँ एक्वस जरूर लिख दो क्योंकि बिना एक्वस के तो टूटेगा नहीं। पानी में एक्वस आपको बताया था मैंने, एक्वस का मतलब हो गया सोल्यूशन विद वाटर। ठीक है, तो पानी के साथ पानी में डिजोल्व किया, 2H प्लस आयन इसने बना दिया और साथ में क्या लिख देते हैं दिस वन सल्फेट आयन। तो ये सल्फेट आयन जो लिखा था वो ये बन गया। इसकी बेसिसिटी कितने की बनी 1 की, इसकी बेसिसिटी कितने की बनेगी 2 की बनेगी। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे कि कैसे करके हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। इसलिए कितना कर दिया 2 कर दिया, जो बराबर कितना आ जाएगा आपका 49। बहुत क्लियर है। यहां मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं,
अगर मैं आपको ये बोलूँ कि भाई ऐसा करो HNO3 का स्ट्रक्चर बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये स्ट्रक्चर बनाने आपको आने चाहिए, आगे जाकर के डिटेल में इनको करवाया जाएगा। अगर इनका लेविस स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं तो नाइट्रिक एसिड है उसको कैसे करके ड्रॉ करेंगे। एक्चुअली जो नाइट्रिक एसिड है ये अपने आप में एक ऑक्सो एसिड है बेटा। कौन सा एसिड है? ऑक्सो एसिड। तो ऑक्सो एसिड वो होता है जिसमें एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट के साथ में ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। देखो आप, तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी इस एलिमेंट के साथ में। और इसमें कम से कम ऑक्सो एसिड के अंदर कम से कम एक OH बॉन्ड भी होता है। कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? एक OH बॉन्ड होता है। ठीक है बेटा, अगर इसमें OH बॉन्ड है तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। इसमें EOH सेंट्रल एलिमेंट आ गया, ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो अगर मान लो नाइट्रिक एसिड को आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये एसिड ड्रॉ कर दिया आपने। नाइट्रोजन अपने आप में क्या होती है? ट्राइवेलेंट होती है। यहाँ ड्रॉ कर दिया आपने ऐसे, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, ये O बना दिया और ये ऐसे करके आपने ड्रॉ कर दिया। ध्यान देंगे, नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं होती है, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। कोई भी बच्चा ऐसी गलती ना करे कि वो यहाँ से इसे ऐसे बना देगा, ये N हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ऐसे बना दिया। अब नाइट्रोजन के यहाँ पे टोटल नंबर में कितने बॉन्ड्स बन गए बेटा? 5 बॉन्ड्स बन गए, जो कि क्या नहीं है? पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन केवल और केवल कितने बॉन्ड बनाती है? 3 बॉन्ड बनाती है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में हम कोवैलेंसी भी पढ़ते हैं, तो नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी होती है, क्या बोलते हैं बेटा? कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, ये बराबर कहाँ तक पहुँचती है? 4 तक जाती है। और नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो वैलेंसी कितने की है? 3 की है। तो नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ये 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाएंगे। देखो 1 2 3 4 5, जो कि क्या नहीं है? दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल हो गया। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं? मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि इसमें एक OH बॉन्ड है, और अगर इसमें एक OH बॉन्ड है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, याद रखेंगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर किससे ज़्यादा है? हाइड्रोजन से ज़्यादा है। अगर इसमें एक OH बॉन्ड बना तो यहाँ से ये टूटेगा, और टूटने के बाद क्या बनाएगा बेटा? ये N हो गया, ये 1 2 3 ऑक्सीजन ऐसे, चलो ऐसे ड्रॉ कर दो आप इसे, ये बना दिया, ये O हो गया, इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, और साथ में कौन सा आयन बनेगा? H+ आयन। कब बनेगा बेटा? जब आपने इसे क्या किया? पानी में इसे डिजोल्व किया। गॉट द कंसेप्ट? तो ये अपने आप में किसका काम कर रहा है? कि एसिड का काम कर रहा है, हैविंग टेंडेंसी टू गिव और टू प्रोवाइड H+ आयन। दैट्स व्हाई जो नाइट्रिक एसिड है वो एक एसिड का काम करता है। इसका एक्वा सॉल्यूशन कौन सा आयन देगा? H+ आयन देगा। अगर मान लो सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड को भी मैं ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अगर हमें इनको ड्रॉ करना आ गया तो इनकी बेसिसिटी कितनी है, इनका जो N फैक्टर है वो कितना है, कितने H+ आयन देंगे, ये हमें समझने में कोई दिक्कत नहीं। सल्फर बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 6 बॉन्ड बनाता है, इसलिए सल्फर के 6 बॉन्ड बना दो। 2 यहाँ बनाओ, 2 यहाँ बना दिया, 1 यहाँ बना दो, 1 यहाँ बना दो। देखो 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन बेटा डाइवैलेंट होती है, यहाँ लगा दिया, ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया। कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 ऑक्सीजन है। कितने यूज में आ गए? 2 आ गए, 1 ये बचा और 1 ये बच गया। कितने हो गए आपके? 4 के 4 ऑक्सीजन। इसके साथ में हाइड्रोजन दिखा दो, और ये हाइड्रोजन आपने दिखा दिया। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये भी अपने आप में क्या है? इसमें भी आप क्या एक सेंट्रल एलिमेंट देख रहे हैं, फिर ऑक्सीजन देख रहे हैं, फिर हाइड्रोजन देख रहे हैं। ये भी अपने आप में क्या है? ऑक्सो एसिड इसे बोलते हैं। इसमें भी कौन सा बॉन्ड है? OH बॉन्ड। इसमें भी कौन सा बॉन्ड है? OH बॉन्ड। जितने OH बॉन्ड है वो टूटेंगे, ये टूटेगा, ये वाला टूटेगा, यहाँ से किस में जाएगा? जैसे आपने इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया, यहाँ से क्या बनेगा? दिस वन सल्फेट आयन बन जाएगा बेटा। ठीक है, ये सल्फेट आयन आपने ड्रॉ कर दिया। कितने H+ आयन बनाए? 2 H+ आयन। इसलिए जो सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ मैंने लिखा है बेटा। ये अब आपको अगर समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बेसिसिटी निकालनी आपको आ गई, N फैक्टर निकालना आ गया, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला एसिड जो आएगा, यस बेटा, अब चलते हैं। अगला एसिड ले रहा हूं मैं, नेक्स्ट वन। अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO3, ध्यान देंगे H2SO4 का नाम क्या बताया? दिस वन सल्फ्यूरिक एसिड। और H2S2O3 का नाम है, इसे बोलते हैं बेटा दिस वन
थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड है तो क्या करेंगे, इसका मोलर मास लेंगे, ठीक है, और मोलर मास को किससे डिवाइड करेंगे, इसके अंदर जो इसकी बेसिसिटी बनती है। अब इसकी बेसिसिटी को समझने के लिए आप सभी बच्चों को फिर वही ध्यान रखना है कि भाई इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इसका जो लिविस स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, ये सल्फर लिया, 2 सल्फर हैं, ध्यान देंगे, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ बनाती है, डबल बॉन्ड करके सल्फर बना दिया, यहाँ ऑक्सीजन हो गया, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है बेटा, और 2 क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। इसलिए यहाँ भी जो OH बॉन्ड बने वो कितने OH बॉन्ड बने, 2 बन गए, इसलिए कितने H+ आयन बनेंगे, 2 बनेंगे। इसलिए अगर ये टूटेगा तो टूटने के बाद क्या बनेगा, 2H+ आयन को बाहर निकाल देगा, एक यहाँ से बनाएगा और एक इधर से बना देगा, ठीक है बेटा। इसका मतलब इसकी जो बेसिसिटी बनी वो बेसिसिटी कितने की बन गई, 2 की बन गई, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद अगर मान लो मैं यहाँ पे कंपाउंड लेता हूँ H2SO5, H2SO5 का नाम है, दिस वन इज पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको बेटा एक नाम और देते हैं, इसे बोला जाता है कैरोज एसिड, भी इसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा, कैरोज एसिड। और ये जो कैरोज एसिड है अगर आप इसे ड्रॉ करते हैं, एक्चुअली इसके अंदर एक परऑक्साइड बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है बेटा, इसे बोला जाता है परऑक्साइड बॉन्ड। और ये जो परऑक्साइड बॉन्ड है, याद रखेंगे, O और O की लिंकेज से बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसे परऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। ऐसे करके हम इसे डिनोट करते हैं, या अगर मैं आयन की फॉर्म में इसे लिख दूं तो इसे लिखा जाता है O2 नेगेटिव, इसे लिखा जाता है दिस वन परऑक्साइड। अगर ये परऑक्साइड है तो इस परऑक्साइड बॉन्ड को या मैं ऐसे लिखूंगा, ये O हो गया, ये O हो गया, यहाँ भी नेगेटिव हो गया, यहाँ भी नेगेटिव हो गया। तो अगर आप इसे ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, आगे जा करके आपको इसके बारे में और भी डिटेल मिलेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करें, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो ऑक्सीडेशन नंबर परऑक्साइड में -1 होता है, किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है, यहाँ तो 2 दिख रहे हैं, है ना, 2O2 नेगेटिव, तो एक के ऊपर जो चार्ज आएगा वो -1 आता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हमारे पास जो एसिड आया वो आया पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको नाम क्या दिया, कैरोज एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे बेटा, इक्वल टू इसका मोलर मास लिख देंगे और डिवाइडेड बाई, अब देखना आपने इसकी बेसिसिटी कितनी है। तो इसकी बेसिसिटी को ड्रॉ करने के लिए आपको इसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ये डबल बॉन्ड बना दिया, ये डबल बॉन्ड बनाया, ये O हो गया, ये H हो गया, ये O और ये ऑक्सीजन कितने हैं, 5 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया, यहाँ से भी H+ आयन बनेगा, यहाँ से H+ आयन बनेगा, इसलिए कितने H+ आयन बनेंगे, 2 बनेंगे। तो इसकी बेसिसिटी कितने की बन गई, 2 की बन गई। कितना H+ आयन बना रहा है बेटा, ये टोटल नंबर में 2 H+ आयन बना रहा। तो ये इसकी क्या बन गई, बेसिसिटी बनी। चलते हैं अगले एसिड के ऊपर। अब बेटा अगला एसिड आया, यहाँ लिखते हैं नेक्स्ट वन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2S2O7। H2S2O7 का नाम है, दिस वन इज डाई सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इसका मोलर मास हो गया और बाई क्या बनेगा, इसका N फैक्टर, या इसकी बेसिसिटी बनेगी। तो बेसिसिटी कितने की आएगी ये आपको देखना है। तो इसे ड्रॉ करने का तरीका क्या है, ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ऑक्सीजन सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ये ड्रॉ कर दिया। ये धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएंगे। लिविस स्ट्रक्चर जब भी आपको करवाया जाएगा एट दैट टाइम डेफिनेटली यू ऑल जितने भी हैं कि ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। ये हमारे पास बना डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसे बोला जाता है। कितने सल्फर हैं, 2 हैं, 1 1 2। कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, 1 2। कितने ऑक्सीजन, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। दैट्स वाई कितने H+ आयन देगा, 2 H+ आयन देगा। कितने H+ आयन दिया, 2 H+ आयन। इसलिए इसकी भी बेसिसिटी कितने की बनी, 2 की। कितने से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। चलते हैं इसके बाद अगला आया हमारे पास डाइसल्फ्यूरिक एसिड के बाद आया नेक्स्ट वन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2S2O8। इसे बोला जाता है
पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, इसको एक नाम और देते हैं बेटा, इसे बोला जाता है मार्शल्स एसिड, इसे पढ़ते हैं। अगर ये मार्शल्स एसिड है तो इस कंडीशन में इसका क्या बनेगा, मोलर मास बनेगा, और इसकी भी जो बेसिसिटी है वो 2 की आती है। अगर आप इसे ड्रॉ करना चाहते हैं तो सिंपली जैसे अभी आपने सल्फ्यूरिक एसिड बनाया था, ठीक है, डाई सल्फ्यूरिक एसिड बनाया था आपने, ठीक है, बिल्कुल उसके जैसे ही बनाते हैं, केवल एक चेंज दिखाते हैं कि यहाँ ऑक्सीजन कितने दिखाते हैं, 2 दिखाते हैं। ये सल्फर हो गया, ऐसे करके दिखा दिया, ये O हो गया, ये H हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन आ गई, ठीक है बेटा। ये जो बॉन्ड बना पेरोक्साइड बॉन्ड बन गया, तो यहाँ कितने H प्लस आयन है, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, इसलिए कितने H प्लस आयन बना, 2। दैट्स वाई इसकी बेसिसिटी कितने की बनेगी, इट जस्ट इक्वल टू बेसिसिटी इक्वल टू कितने की बनेगी, 2 की बनेगी। इसलिए हमने कितने से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ बेटा मैंने आपको सल्फ्यूरिक एसिड, डाई सल्फ्यूरिक एसिड बताया था। डाई सल्फ्यूरिक एसिड को एक नाम और देते हैं, इसे बोलते हैं ओलियम भी बोलते हैं बेटे इसे, या इसको एक नाम और देते हैं, इसको एक नाम और क्या बोला जाता है, दिस वन इज कॉल्ड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए बोला जाता है, इसके अंदर SO3 की फ्यूम्स होती हैं। किसकी फ्यूम्स होती हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड। मतलब अगर आप H2SO4 हो गया और H2SO4 में SO3 को ऐड कर दें तो H2S2O7 ही बनेगा। तो SO3 की फ्यूम्स होती हैं। ये आया हमारे पास मार्शल्स एसिड, ये मार्शल्स एसिड हो गया, कैरोज एसिड हो गया। इन दोनों में मैंने आपको बताया था कि इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, ठीक है बेटा। इसके बाद चलते हैं अगला, ध्यान देंगे जितने सारे एसिड में यहाँ पे बता रहा हूँ, HCl को छोड़ करके सारे के सारे अपने आप में ऑक्सो एसिड्स हैं। उन सभी में एलिमेंट के साथ में, सेंट्रल एलिमेंट के साथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब चलते हैं, जैसे मान लो हमारे पास फास्फोरस है और फास्फोरस का ऑक्सो एसिड बनेगा H3PO4 बना। अगर आपने इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है फिर वही कंसेप्ट होगा, इसका मोलर मास कितना हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए, फास्फोरस कितना हो गया आपका 31 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया आपका 64 हो गया। मतलब कितना हो गया, 4 और 1 5 और 3 8 हो गया, 6 3 कितना हो गया 9, मतलब 98 बन गया, ठीक है बेटा, जो मॉलिक्यूलर मास बना। और अब आपने क्या करना है कि इसका जो इसकी बेसिसिटी बनती है, N फैक्टर बनता है, वो ड्रॉ करना है। तो फास्फोरस को आप ज़्यादा से ज़्यादा, फास्फोरस जो है वो 5 बॉन्ड बनाती है। कितने बॉन्ड बनाती है, 5 बॉन्ड अगर ये बना रही है, वैसे 6 भी दिखाते हैं, लेकिन इनके अंदर जो फास्फोरस है वो कितने बॉन्ड बनाती है, 5 बॉन्ड बनाती है। कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं देखेंगे आप, ये ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, 1 2 3 और एक ऑक्सीजन और हो रहा है, ठीक है, H3PO4 बना दिया, 1 2 3 4 5 6। ऐसे क्यों हो रहा है ये, यस, अच्छा ऐसे ड्रॉ करेंगे ऐसे, रेदर देन दिस वन। यहाँ भी H आ गया बेटा, इसे ऐसे नहीं, ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइक दिस वन, अरे डबल बॉन्ड ऐसे बना दिया, ठीक है। देखो आप क्या किया हमने इसे, ये ऐसे बना दिया, ये बना दिया, देखो आप 1 2 3 4 5 5 बॉन्ड बना दिए। और कितने क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन है बेटा, 1 2 और 3 हाइड्रोजन है, और कितने ऑक्सीजन होंगे, 4 हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो इसे ड्रॉ कर दिया, कितने OH बॉन्ड है, 1, कितने OH बॉन्ड है, 2, कितने OH बॉन्ड है, 3। इसलिए ये टूटेगा तो किस में चेंज हो गया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, और प्लस करके क्या बनेगा, 3H प्लस है। इसलिए इसकी जो बेसिसिटी बनेगी वो कितने की बनी, 3 से आपने क्या कर दिया, इसे डिवाइड कर दिया। समझ पा रहे हैं बेटा, जितना आएगा वो आप कैलकुलेट कर दो आप। तो ये हमारे पास क्या बना, जो फॉस्फोरिक एसिड है, नाम क्या है इसका, दिस वन इज फॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोरिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट आपने निकाल दिया। या अगर मान लो फॉस्फोरिक एसिड में अगर आप थोड़ा सा चेंज करते हैं, मान लो इक्विवेलेंट वेट निकालें, H3PO5 निकाल लें, तो इसका नाम होगा, दिस वन इज पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड। क्या लिखा बेटा आपने, पर ऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड। उस कंडीशन में भी क्या बनेगा, इसका मोलर मास बनेगा, और इसकी जो बेसिसिटी बनती है वो भी कितने की बनती है, 3 की बनती है। इसलिए इसे सॉल्व कर देंगे, जितना आएगा 3 से डिवाइड कर देंगे और आपको इसका इक्विवेलेंट वेट आपको मिल जाएगा। हाँ, इसको अगर ड्रॉ करना है तो इसको ड्रॉ करने में क्या दिक्कत है, ये डबल बॉन्ड बना दिया, ये OH बॉन्ड यहाँ बना दिया,
इधर भी OH बॉन्ड होगा, लेकिन पर ऑक्सो मतलब कौन सा बॉन्ड आ गया, एक पर ऑक्साइड बॉन्ड आ गया। अगर एक पर ऑक्साइड बॉन्ड आ गया तो आपने O और O की लिंकेज दिखानी है। 5 क्या कहते हैं ऑक्सीजन के एटम से, 1 2 3 4 5। कितना H प्लस आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में, 3H प्लस आयन, इसलिए बेसिसिटी कितने की बनी, बराबर 3 की बनी। ठीक है बेटा, अगला आया हमारे पास, अगला जो एसिड बना है इसका, दिस वन, नेक्स्ट वन यहां लिख देता हूं, अगला एसिड है बेटा डाई फॉस्फोरिक एसिड। यहां ड्रॉ करो, अगर आपने डाई फॉस्फोरिक एसिड लिखा तो यहां लिखा जाता है H4P2 और O7 बेटा ऐसे लिखा जाता है। क्या है ये, दिस वन डाई फॉस्फोरिक एसिड आपने लिख दिया इसे। अगर ये डाई फॉस्फोरिक एसिड है तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, मोलर मास आ गया डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, एन फैक्टर। एन फैक्टर इसका कितना बनेगा, इट जस्ट इक्वल टू 4। कितना बनेगा, 4 बनेगा। देखते हैं 4 कैसे आ रहा, ये P हो गया, ये P हो गया, ठीक है बेटा, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये O के साथ में ये H हो गया, O के साथ में ये H हो गया, ये O हो गया, ये H हो गया, ये O और ये H हो गया। कितने ऑक्सीजन आ गए, 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन बीच में लगा दो। कितने H प्लस आयन बनेंगे, 1 2 3 एंड 4, इसलिए क्या बना, 4H प्लस आयन। इसकी बेसिसिटी कितने की बनी, 4 की बनी। आपने डिवाइड कर दिया डाइफॉस्फोरिक एसिड। या अगर आप क्या करते हैं, E लिखते हैं और H4P2O8 लिखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर ऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड। इसलिए बेटा यहां भी क्या बनेगा, मोलर मास और डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, एन फैक्टर, या जो बेसिसिटी वो 4 की आएगी। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ बीच में इस जगह पे क्या कर देंगे आप, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की लिंकेज करेंगे, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बेटा, एक हमारे पास आता है इक्विवेलेंट वेट, आता है HPO3। इसका नाम है मेटाफॉस्फोरिक एसिड है बेटा इसका नाम। अगर ये हमारे पास मेटाफॉस्फोरिक एसिड है तो इसका मोलर मास लिया आपने, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया आपने, एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर 1 होता है। कैसे करके इसे ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने, ये बना दिया, इसमें एक OH बॉन्ड ऐसे बना दिया। कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं, 3 ऑक्सीजन हो रहे हैं ना, तो 1 2 और 3, 3 ऑक्सीजन बना दिया। बॉन्ड कितने बने, 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स बन गए। कितने H प्लस आयन देगा बेटा, एक ही H प्लस आयन देगा। दैट्स वाई इसकी जो बेसिसिटी बनी बराबर कितने की बनी, 1 की बनी। या इसके बाद आता है इक्विवेलेंट वेट, आता है H3PO3 का आता है। इसे बोला जाता है, दिस वन इज फॉस्फोरस एसिड। इसे पढ़ते हैं बेटा, क्या पढ़ते हैं, फॉस्फोरस एसिड। मतलब अगर फॉस्फोरस एसिड को अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 3 ऑक्सीजन हो रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ हमारे पास ये ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने, ठीक है, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, 1 2 और 3 ऑक्सीजन हो गए। कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं, 3, एक हाइड्रोजन आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया। इसलिए जो हमारे पास H3PO3 बना, फॉस्फोरस एसिड जिसे बोला, कितने H प्लस आयन देगा, 2 H प्लस आयन देगा। इसलिए इसकी बेसिसिटी कितने की बनेगी, 2 की बनेगी। इसकी बेसिसिटी 3 की नहीं बनेगी, जबकि 3 हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन 3 हैं, लेकिन बेसिसिटी बनी 2 की। या एक और आता है, इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी कर देंगे। फिर आता है हमारे पास दिस वन H3PO2, इसे बोला जाता है दिस वन हाइपो फॉस्फोरस एसिड, हमने लिख दिया। अगर ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है बेटा तो इसका मोलर मास लिया और इसके मोलर मास को क्या कर दिया, एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना आएगा वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ हमारे पास ये OH बॉन्ड हो गया और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो OH बॉन्ड है वो OH बॉन्ड कितना है, 1 है। दैट्स वाई इसकी जो बेसिसिटी बनती बराबर कितने की बनेगी, 1 बनेगी। H प्लस आयन केवल क्या देगा, 1 देगा। इसलिए मोलर मास को कितने से डिवाइड कर दिया, 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है बेटा, तो आज का जो ये लेक्चर था, कैसे करके हमने नॉर्मेलिटी को फाइंड आउट किया और कैसे करके हम जो हमारे पास एन फैक्टर है, एन फैक्टर को फाइंड आउट कर रहे हैं, कैसे करके हम इक्विवेलेंट को फाइंड आउट कर रहे हैं, वो सारी चीजें बेटा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अभी हमारे पास ये एसिड तक आ गया, इसके बाद हमारे पास बेस आएगा। बेस के बाद क्या कहते हैं कि जो
एसिडिक सॉल्ट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है, उनके बारे में आपको डिस्कशन करेंगे। होप सो गुड आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला लेक्चर नेक्स्ट वीडियो आपको कल सेंड करेंगे। थैंक्स बेटा, गॉड ब्लेस यू।